नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वामन मैटर्स में। आज हमारे साथ है रितु। वो रिसर्च स्कॉलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और आज का हमारा विषय थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और वो विषय है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है। और उसके साथ हम ये भी बात करने वाले कि क्यों वो एसेंशियल है। और अगर आपको ये टॉप इसलिए एक्चुअली देखना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एक पर्सन का। तो इसलिए पूरी टॉक देखिए। और मैं अभी शुरुआत करूंगा पहले ये सवाल से कि आप रितु एक रिसर्च स्कॉलर है इतिहास में। तो आपने आपका जी। जो विषय लिया था वो था जिसके ऊपर आपने रिसर्च पूरी तरीके से किया है वो है डोम समाज के ऊपर। तो उसके ऊपर आपका जो कंक्लूजन था या क्या ऑब्जर्वेशंस थे वो आप शेयर कीजिए ऑडियंस से। और ये रिसर्च इम्पोर्टेंट क्यों था क्योंकि इसके बारे में किसने ज्यादा सुना नहीं है अब तक, तो एटलीस्ट जो कॉमन मैन है। तो ये आपको क्यों इम्पोर्टेंट था वो बताइए, और आपने क्या क्या इसमें ढूंढा चीजें वो भी बताइए। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रोहित कि आपने वामन मैटर्स के प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और हम जैसे मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स को एक स्पेस प्रोवाइड किया कि हम लोग अपनी बात रख सके और हम अपने रिसर्च को लोगों तक पहुंचा सके, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे जैसे मार्जिनल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं, वो हमसे थोड़ा भी अगर इन्फ्लुएंस होके कुछ अच्छा रिसर्च में कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो उनके लिए और हमारे पूरे इंडियन सोसाइटी के लिए बेहतर रहेगा। तो आपका जो सवाल था कि डोम पे मैंने क्यों डोम समाज के ऊपर काम करना चूज किया और ये क्यों रिसर्च में इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर जो भी हमारे वामन मैटर्स की ऑडियंस है, लिसनर्स है, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि डोम कम्युनिटी है, मैं बिहार की डोम कम्युनिटी पे काम की हूँ। तो जो डोम कम्युनिटी है वो एक फ्यूनरल अटेंडेंट है। जैसे कि जो हम घाटों पे जाते हैं तो हम जब अपने हिंदू ट्रेडिशन में लाश को जलाने की परंपरा है, तो वहां पर जो फ्यूनरल में असिस्ट करते हैं, जो मुखाग्नि देते हैं और उन लाशों को जलाने का जो कार्य करते हैं, वो डोम कम्युनिटी करती है। और बिहार में इनके बहुत सारे सबकास्ट है। कुछ लोग बास्केट मेकर भी हैं कि जो बांस से जो बांस होता है, बैम्बू होता है, उससे वो बास्केट्स बनाते हैं और भी तरह तरह के यूटेंसिल्स बनाते हैं जो हमारे आम जीवन में यूज होता है। और एक इसकी सब कम्युनिटी है जो साफ सफाई का भी काम करती है। और प्रेजेंट डे में जिस डिस्ट्रिक्ट पे मेरा काम है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट, उसमें बहुत सारे जो डोम के सबकास्ट हैं, जिनको बसफोड़ भी कहा जाता है, वह बहुत सारे सफाई कर्मचारी के रूप में नगर पालिकाओं में और विलेज पंचायत में कार्य कर रही हैं। तो हम इनके जितने भी सब कास्ट है, जिनके भी इनके अगर हम ऑक्यूपेशंस पे नजर डालें तो हम देखते हैं कि इनके जो भी जॉब्स है मोस्टली रिलेटेड टू मीनियल वर्क्स। तो ये मीनियल जॉब्स है। और इस सोसाइटी का और इस जो भी कम्युनिटी है, इस पे कोई फर्स्ट हैंड रिसर्च जब मैं ढूंढने गई, प्राइमरी सोर्सेज मुझे मिले लेकिन कोई सेकेंडरी सोर्सेज, इन पे बहुत अच्छी बुक्स मिल जाए हिंदी या इंग्लिश में, उसका स्कार्सिटी है। वो मतलब मुझे कोई बुक्स मेरी नजर में बिहार के डोम्स पे नहीं मिली। अब मे भी लिखी जा चुकी होगी, लेकिन जब मैंने 3 साल पहले इस रिसर्च को परस्यू किया था तो, और जैसे कि आपने बताया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एमफिल में जब मैं अपना रिसर्च इनरोल की थी, तो वहां पे मेरे पूरे क्लास में इस टॉपिक पे कोई रिसर्च करने वाला नहीं था। और हमेशा हम देखते हैं कि हिस्ट्री फ्रॉम एबव हमें पढ़ाया गया है। तो ये मेरा एक अटेम्प्ट था कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो पढ़ाया जाए, हिस्ट्री फ्रॉम मार्जिन, जो मार्जिनल कम्युनिटी है उनके वर्ल्ड व्यू से, उनके वो क्या सोचते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से मैंने ये हिस्ट्री लिखने की कोशिश की है। तो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान इसमें डोम समाज के जो लोग हैं उनसे बातचीत की है, उनका इंटरव्यू लिया है और उनके एक्सपीरियंसेस से मैंने अपने चैप्टर्स को गढ़ा है और एक समाज में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, जो जॉब्स को कोई भी करना नहीं चाहता है, उन सारे जॉब्स को ये कम्युनिटी कर रही है, फिर भी इनका समाज में उतना रिकग्निशन नहीं है जितना
अपर और डोमिनेंट कास्ट का रिकग्निशन है। ये हमारे शादी विवाह में भी काम आते हैं, इनके बनाए हुए डोल दौरा हमारे शादी विवाह में भी काम आते हैं, ये हमारे लिए मरने में भी काम आते हैं। तो इनका समाज में इतना कंट्रीब्यूशन है, और अभी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के रूप में कैटेगराइज्ड है। बट फिर भी और उनको शेड्यूल SC ST एक्ट के तहत उनको राइट्स भी मिले हैं। लेकिन व्हाट आई सी कि वो सारे राइट्स को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनमें अभी भी अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है। और इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो उनका कास्ट ऑक्यूपेशन है उससे वो बहुत सारे लोग उसी से अभी भी जुड़े हैं। तो अब समय आ चुका है कि डोम कम्युनिटी के लोग भी हमारी तरह यूनिवर्सिटीज में पढ़े, रिसर्च करें और समाज में ऑफिसर बने। वो एक उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स को पहचाना जाए। और मेरा भारत सरकार से लेके बिहार सरकार से भी ये अपील रहेगा कि इनके कंट्रीब्यूशन को समाज में एक जगह दिया जाए। तो ये एक कारण था कि मैंने इस कम्युनिटी पे अपना रिसर्च बेस्ड करना चाहा। और शुरू से मैं मैं जहाँ पे रहती हूँ उसके आसपास ही ये कम्युनिटी रहती है। तो मैं हमेशा से देखी हूँ कि ये हमारे साथ टी शेयर नहीं करते हैं, इनको एक आइसोलेटेड प्लेस दिया गया है। तो उसी समय से मेरी जो एक एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का जो एक भावना होता है, उसी समय मेरे मन में आया कि ये कम्युनिटी क्यों ऐसे एक्सक्लूडेड है, क्यों ये आउटस्कर्ट्स में रहती है। तो वो मेरी गेटवे ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रूप में काम किया है। तो इस वजह से डोम कम्युनिटी मेरे दिल के काफी करीब है। तो मैं ये मेरा आंसर हुआ आपके सवाल का। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है भारत में, जो भी जितने भी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह खत्म हो चुका है क्या? और अगर नहीं हुआ है तो मतलब क्या सच्चाई है इसके ऊपर आप बोलिएगा। देखिए 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था, और तब से लेके आज हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं, जैसे SC हो गए, ST हो गए, OBCs हो गए, डीनोटिफाइड ट्राइब्स हो गए। उन सारे कम्युनिटीज में बहुत सारे सुधार आए हैं, और काफी लोग अब ऑफिसर्स बन चुके हैं, प्रोफेसर्स बन चुके हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस बन रहे हैं, और भी टीचर्स बन गए। बहुत सारे समाज में बहुत सारे जॉब्स हैं जिनमें इन कम्युनिटी का प्रेजेंस देखा जा सकता है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि जितनी इनकी संख्या है उतना इनका रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। तो इस पे जब हम रिसर्च करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अभी भी जितना इनका संख्या है, जितना इनका नंबर्स है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे अभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स बिलोंग टू द डोमिनेंट कास्ट। हमारा किसी इस माध्यम के थ्रू हम किसी भी कास्ट को यहाँ पे बैश करने के लिए नहीं आए हैं, ना ही हम समाज में कोई भी हेट्रेड फैलाने के लिए आए हैं। बट हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करने आए हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी डिस्कस करने आए हैं। तो रियलिटी ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वो हमें रिक्रूटमेंट के तौर पे दिख सकता है कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें रिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो अभी भी भरी नहीं गई हैं। ये आपका यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा है, जिसमें लगभग 4,500 सीट्स वैकेंट हैं। और अगस्त 2021 में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये डेटा दिया है कि कैसे मतलब 7,500 सीट्स रिजर्व कैटेगरी की है, जिसमें 4,500 सीट्स अभी भी वैकेंट है। तो ये दिखाता है कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने और गवर्नमेंट ने सीट्स तो अलॉट किए हैं, लेकिन समाज में कास्टिस्ट मेंटालिटी की वजह से, माइंडसेट होने की वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पहला डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे आ जाता है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन हम ये देते हैं कि अभी भी, जैसे हाल का हम एक इंसिडेंस जिक्र में आया था कि DU में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में PhD की जो सीट्स थी वो वैकेंट रह गई थी OBC कम्युनिटीज के लिए। और उसमें उन्होंने रीजंस दिया था कि जब बहुत स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और उनसे RTI में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये रीजन दिया कि उनको जो कैंडिडेट्स मिले थे वो नॉट फाउंड सुटेबल थे। तो ये जाहिर सी बात है कि ये दिखाता है कि हमारे समाज में इतने सारे OBCs पड़ गए हैं और DU में बहुत ही
एबल स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, बहुत लोग जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, बहुत लोग उसी इंस्टीट्यूशन के पार्ट हैं जो वहां पे पीएचडी करना चाहते हैं। तो आपके खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, और इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, डीयू है, जेएनयू है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में क्या आपको 4-5 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट सुटेबल नहीं मिल पाए? तो ये सबसे पहला सवाल इस चीज पे खड़ा हो सकता है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है और इतने सारे बच्चे रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं, तो उनको क्यों नहीं एडमिशन दिया जा रहा है? और दूसरा हम ये देखते हैं कि जो बच्चे अगर एडमिशन ले भी लेते हैं बहुत ही मुश्किलों से, तो उनके साथ वहां पे जाके डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि मोस्टली इनके करिकुलम्स इंग्लिश में डिजाइन होते हैं। मैं उनके करिकुलम्स को इंग्लिश में डिजाइन होने के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट उसको इंक्लूसिव बनाने के लिए क्रिटिसाइज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मार्जिनल स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, वो अभी भी अपने नेटिव लैंग्वेज में पूरी पढ़ाई करके आते हैं। तो इस तरह से उनके लिए एक एलियन सब आप इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, तो वो बच्चे कैसे वहां पे कंफर्टेबली पढ़ पाएंगे? दूसरी बात ये है कि उनको रिसर्च टॉपिक अगर चूज करते हैं तो उनको डिस्करेज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटीज पे बच्चे काम करना चाहते हैं, बट इन सारी कम्युनिटीज पे उनको काम करने से रोका जाता है। और अगर वो बच्चा ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो उनको क्लास में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको वो इज्जत नहीं मिल पाती जो हाई स्पीकिंग इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़े हैं उनको, जितना उनको एक प्रेजेंटेशन के दौरान पे प्रेज मिलता है उन बच्चों को नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे आइसोलेटेड फील करेंगे। दूसरी बात ये है कि उनके लिए कोई भी चीजें इजी नहीं बनाई गई है। जैसे कि आपने एक रिसर्च स्कूल में या किसी भी एमए में अगर आपने 50 बच्चे या 30 बच्चे एडमिट किए हैं, तो हर बच्चे के लिए एक इन्वायरमेंट इंक्लूसिव होना चाहिए। वो एक पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए सपोर्टिव नहीं होना चाहिए, वो पूरे कास्ट और कम्युनिटी के बच्चों को सपोर्टिव होना चाहिए। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारे मार्जिनल स्टूडेंट्स है, एससी एसटी ओबीसी में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट्स है। क्यों है? क्योंकि वो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को क्वालिफाई तो कर लेते हैं, बट अगर जब वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको इक्वल बिहेव नहीं होता है। उनको लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जब अटेंडेंस शीट आती है तो उसमें बच्चों की कैटेगरी लिखे होते हैं, ये एससी समाज का है, ये एसटी समाज का है, ये ओबीसी समाज का है। तो जिसको किसी का कास्ट नहीं भी पता है, ऑटोमेटिकली उसमें उस बच्चे का कास्ट पता चल जाता है, और इसकी वजह से जो आपस में बच्चे हैं उनमें भी डिफरेंशिएशन आता है। तो ये एक, हम इस चीज पे फुल्ली दावा नहीं कर सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। अगर खत्म हो जाता, तुम्हारे बीच में बीबीसी ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया था, और इस चीज को पार्लियामेंट में भी ये चीज डिस्कस हुआ था कि पिछले 7 ईयर्स में 122 बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सुसाइड कर चुके हैं, और उसमें से मोस्टली वो मार्जिनल बैकग्राउंड के हैं। तो अगर ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो हम इतने सारे स्टूडेंट्स को खोते नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को हम फुल्ली नहीं बोल सकते कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है। वो अभी भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, और इसको हटाना बहुत ही जरूरी है। ओके। तो एक और एक दिमाग में मतलब लोगों को लगता रहेगा कि अगर एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो उसको एंड करने का भी तरीका रहेगा कुछ, तो लीगल तरीका जो स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है उसके ऊपर? जी, तो रोहित जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरे इंडियन सोसाइटी को, क्योंकि कास्ट जो है पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी का फीचर है, तो सबसे पहले हमें यही कोशिश करना चाहिए जितने भी कम्युनिटीज हैं कि अपना माइंडसेट चेंज करें, और ये चीज होने ही नहीं दें। जब होगा ही नहीं तो हम इसका सोल्यूशन भी नहीं ढूंढेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को फुल्ली एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें भीमराव अंबेडकर की बातों को याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमेशा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कही थी। तो हमें उस थ्योरी पे और उनके प्रिंसिपल पे अगर आज हम पूरी तरह चले होते, पूरी इंडियन सोसाइटी चली होती, तो आजादी के 70 साल बाद भी हमें इस चीज पे डिस्कशन नहीं करना होता कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे हटाया जाए। तो सबसे पहले
मैं इसमें ये बोलना चाहती हूँ कि माइंडसेट हमारा चेंज करना बहुत जरूरी है। कि जो अपर कास्ट हैं, मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, ऐसा कोई फेनोमेना एग्जिस्ट ही नहीं अब हमारी सोसाइटी में करना चाहिए। क्योंकि अगर ये फेनोमेना एग्जिस्ट करता है और कुछ लोग अपने आप को कुछ लोगों से सुपीरियर मानते हैं, इसी वजह से ये मेंटेलिटी आज भी हमारे समाज में जीवित है। जो कि चेंजेस आए हैं, लेकिन डिजायर्ड चेंजेस नहीं आने की वजह से कुछ ना कुछ लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो माइंडसेट बदलने की जरूरत है। और सबको, अगर हर ह्यूमन अपने आप को ये सोचेगा कि वी ऑल आर इक्वल, तो उस इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे यकीन करने से और माइंडसेट बदलने से सबसे पहले ये एलिमिनेट होगा। दूसरा ये है कि अगर होता भी है तो जो मार्जिनल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है, मोस्टली क्या, ये फैक्ट है कि जो डोमिनेंट कास्ट हैं वो मार्जिनल स्टूडेंट्स को उनके लैंग्वेज के बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे, उनके जेंडर के बेसिस पे, उनके अपीयरेंसेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उनके टीचिंग स्टाइल, उनकी रीडिंग स्टाइल, इतने सारे जो डिस्क्रिमिनेशन के पैरामीटर्स बना दिए गए हैं, उन सारे पैरामीटर्स पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो मैं, मेरा ये मैसेज और मेरा ये सॉल्यूशन मार्जिनल स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आपके साथ हो रहा है तो आप किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के साथ अपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश ना करें। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। आपको सबसे पहले, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का सहारा लेना चाहिए। अगर आप एससी हैं तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी है तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर आप विमेन हैं तो विमेन कमीशन हमारे लिए है। तो हमें सबसे पहले कमीशंस का हेल्प लेना चाहिए। सबसे पहले तो हम जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वहां पे आप एचओडी से शिकायत कीजिए, आप अपने टीचर से शिकायत कीजिए। विमेन है तो विमेन काउंसिल को शिकायत कीजिए। अगर रिसर्चर हैं तो आप रिसर्च काउंसिल के पास जाइए। अगर इतने सारे लोग अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तब आप वाइस चांसलर के पास जाइए। अगर आपको यूनिवर्सिटी कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो तब आप बाहर का सहारा लीजिए। और बाहर भी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप कमीशन का सहारा लीजिए, और कमीशन आपको हेल्प जरूर करेगा। बिकॉज मेरे साथ जब प्रॉब्लम हुआ था मेरे एमफिल सबमिशन के दौरान, तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर किया। बट जब यूनिवर्सिटी में मुझे डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिला और मेरा एमफिल सबमिट नहीं हो पा रहा था, तब मैंने जाके एनसीबीसी का दरवाजा खटखटाया। और एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, वो देवर काइंड एनफ, और इतने सारे लोगों में से वही जो थे जो हमारी बात सुने और वो मेरे लिए हियरिंग कंडक्ट करवाएं कि जब आपके एमफिल क्राइटेरिया जो भी है, इन सारे क्राइटेरिया को जब स्टूडेंट फुलफिल कर पा रहा है तब इसके एमफिल सबमिशन में डिले क्यों हो रहा है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी बीच में आ रहा है, उसका कहीं जेंडर बीच में आ रहा है। तो इन सारे प्रोसेसेस में बहुत समय लगा, लेकिन मुझे जस्टिस मिला। फाइनली मेरा एमफिल सबमिट हो पाया। लेकिन इन सारे प्रोसेसेस में मैं ये देखती हूँ कि एक स्टूडेंट्स जो है बहुत ड्रेन हो जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर देते हैं अपना कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि कोई किसी भी तरह का आपको एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपका मेंटल हेल्थ, आपका लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का सहारा लीजिए। अगर अगर उसके थ्रू भी अगर आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है तब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। लेकिन आप अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। आप रहेंगे, आपके जो बचे हुए ड्रीम्स हैं आज नहीं तो कल वो जरूर पूरे होंगे, लेकिन आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत बार ऐसा भी टाइम आता है जब आपको लगता है ये कोर्स छोड़ना उचित है। जब आपके जीवन और कोर्स के बीच की बात आ जाए तब आप अपने लाइफ को, अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें, ना कि आप कोर्स को। जब आप रहेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप पीएचडी कर सकते हैं, बहुत सारे आप अपने डिजायर्स और एम्बिशंस पूरे कर सकते हैं। लेकिन मैं उन सारे मार्जिनल स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का सहारा नहीं ले, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले। आप कमीशन का दरवाजा खटखटाइए, और यूनिवर्सिटीज को भी इस चीज का व्यवस्था करना चाहिए
कि सोशल जस्टिस सेल खुले, जैसे SC ST सेल्स तो है लेकिन उसमें OBC स्टूडेंट्स का इनकॉर्पोरेशन नहीं है। और 2019 में UGC ने एक ये रेगुलेशन निकाला था कि जो SC ST स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए SC ST पेजेस बनाए जाए। हर यूनिवर्सिटी, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा वेब पोर्टल बनाए जिसपे वो अपने कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी इंस्टीट्यूशन ने ये पोर्टल तो बनाया बट वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज को, गवर्नमेंट को, सबको उन सारे पोर्टल्स को इफेक्टिव करने की जरूरत है ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को इतनी दूर जाना ही नहीं पड़े कि उसको NCBC का, NCSC का, विमेन कमीशन का दरवाजा खटखटाना पड़े। उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो उसके यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में ही सॉल्व हो जाए और उसका समय भी बचे और उसको जस्टिस भी टाइम पे मिल सके। और जैसे बहुत सारे बच्चे इन सारे क्या कहते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ड्रेन हो जाते हैं, मेंटली ड्रेन हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। अगर हो भी रहा है तो उन सारे बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। तो हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को, हर स्कूल्स को इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर जरूर बैठे जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को सुना जाए ताकि जो हमारे स्टूडेंट जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं और वो इतने परेशान हो जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है, वो नौबत नहीं आए और हमारे स्टूडेंट्स की जान बच पाए और उनको जस्टिस टाइम पे मिल पाए। तो सबसे पहले हमें माइंडसेट बदलने की जरूरत है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन में सोशल जस्टिस सेल जो है जिसमें SC ST OBC और जो भी मार्जिनल तबका है जिनको जस्टिस मिलने की जरूरत है, विमेन है, उनको जस्टिस टाइम पे मिल पाए और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और ताकि उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़े, कोर्ट नहीं जाना पड़े। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हाई कोर्ट जाते हैं अपनी PhD की डिग्री लेने के लिए, अपना वाइवा कराने के लिए। इतना लीगल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एक स्टूडेंट्स को अपने स्टूडेंटशिप के दौरान नहीं झेलना पड़े। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ही उसका सॉल्यूशन निकाले। अगर यूनिवर्सिटी से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कॉलेज से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब बच्चे बाहर का रुख करें। और मुझे जितने भी कमीशंस हैं इंडिया के, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको प्रायोरिटी देके सबसे पहले सॉल्व आउट किया जाए और सबसे पहले स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दिया जाए ताकि उनका पढ़ाई, उनका जो साल वेस्ट होता है इतने सारे भाग दौड़ के चक्कर में, उनका साल बचे, उनके मेंटल हेल्थ का जरूर ध्यान रखा जाए। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन है। इससे एक रिलेटेड सवाल है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, तो उनको मेंटल जी तकलीफें बहुत होती है, यहाँ तक कि वो अपनी जान खत्म करने की सोचते हैं। तो ये जो तकलीफ रहती है दिमाग में, आप साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हो, तभी पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है एक स्टूडेंट के साथ जिसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, कोई अपनी PhD देना चाहता है या कुछ भी थीसिस कंप्लीट करके देना चाहते हैं और इवन इफ सब क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं, तभी भी तकलीफ हो रही है कास्ट के वजह से। तो दिमाग में ऐसा होता क्या है पूरी गहराई तक कि एक पर्सन को लगे कि चलो खत्म कर देते हैं सब चीजें, जिंदगी। मतलब आपका क्या जी इसका अनुभव था, थोड़ा बहुत बता दीजिए लोगों के जी लिए। जी जी। मैं ये बता रही थी कि जब मैं MPhil कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, तो ऐसा नहीं है कि बस मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, तो उनके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं। बट मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी डिपार्टमेंट को डिफेम नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपना एक प्रॉब्लम बता रही हूँ कि मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं, अगर हम इस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम और एड ऑन ही होते जाएगा। तो जैसे क्या होता है कि अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं और हम भी उतने ही इक्वली टैलेंटेड हैं, हम भी सेम एंट्रेंस दे के क्वालिफाई किए हैं, हम भी सेम लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो क्यों कुछ सर्टेन कास्ट के जो बच्चे आते हैं उनको प्रेज मिलता है और हमें नहीं प्रेज मिलता है? प्रेज की बात तो दूर है, हमें मतलब 4 लोगों के सामने आपको कुछ सुना दिया जाता है आपके प्रेजेंटेशंस पे,
आपको, आप जो भी बोलते हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती कि आपने भी कुछ फाइंड आउट किया है, आपने भी कुछ मेहनत किया है। तो जो एक रिकग्निशन की लड़ाई है, जो एक मार्जिनल तबका इस देश का लड़ रहा है, कि जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहा है उसको वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, वो रिकग्निशन उसको मिलना चाहिए। अब जैसे एक सपोज कीजिए कि एक एंट्रेंस मैंने भी क्वालिफाई किया है, आपने भी क्वालिफाई किया है, लेकिन आप एक सर्टेन कास्ट की वजह से आते हैं तो आपको उसमें प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलता है। क्योंकि मैं एक लोअर कास्ट से हूँ तो मुझे उसमें नीचे दिखाया जा रहा है, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे मन में, मेरा दिमाग उससे अफेक्ट होगा, मेरा कॉन्फिडेंस उससे लूज होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता है और वो अपने कैपेबिलिटी, जितना वो कैपेबल है उस पे वो काम नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले एक जो प्रोफेसर्स हैं और जो टीचर्स हैं और जो भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टाफ्स हैं, वो उस मेंटालिटी के साथ आए ही नहीं कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो इन सारे मेंटालिटीज को पीछे छोड़ के आए और सारे बच्चों को इक्वल नजरों से देखें। अगर कोई बच्चा टूटी फूटी भी इंग्लिश बोल रहा है, अगर कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोलने में है, बट तो उसकी बात को सुना जाए। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो किसी से आप ट्रांसलेट करवाइए, उसको समय दीजिए कि वो हिंदी, इंग्लिश और मेन स्ट्रीम का जो लैंग्वेज, सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम का लैंग्वेज है, उस तक उसको आने का समय दीजिए। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले वो जो भी कहना चाहता है उसको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स, उसको सुना जाए। सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट्स को सुना जाए, उनके बातों को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। दूसरा ये है कि सपोज दैट मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी और मेरा केंद्रीय विद्यालय JNU DU से एजुकेशन हुआ, फिर भी मुझे वहां पे एक इंफीरियोरिटी फील हुआ क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कास्ट से नहीं आती थी और शायद मैं वो हाई स्पीकिंग इंग्लिश क्लास को बिलोंग नहीं करती हूँ। तो जब मेरे जैसे स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है, तो आप उनका सोचिए जो सीधे एक क्या कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से उठ के जो प्रॉपर हिंदी मीडियम पढ़े होते हैं, जो प्रॉपर नेटिव लैंग्वेजेस में पढ़े होते हैं, जैसे कि आप महाराष्ट्र से हैं तो कोई मराठी मीडियम में पढ़ा होता है, कोई बंगाली मीडियम में पढ़ा होता है, कोई उड़िया मीडियम पढ़ा होता है। उन बच्चों की ना इंग्लिश उतनी अच्छी है, ना ही उनको बहुत सारे इंग्लिश के सोर्सेस मालूम है। तो उन बच्चों को एटलीस्ट स्पेस दिया जाए कि वो एटलीस्ट जिस मीडियम में कंफर्टेबल है उस मीडियम में उनको स्पेस जरूर दिया जाए। तो मेरे जैसे जब बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है, तो उन बच्चों का आप सोचिए उनको कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है। और मैंने देखा भी है, बहुत बच्चे फेस भी किए हैं बट वो बोल नहीं पाते हैं। तो एक इक्वालिटी जरूर फील होना चाहिए। दूसरा है कि जब बच्चों को आपस में जब क्लास में आते हैं तो जो स्टूडेंट्स भी है क्लास के, जो सर्टेन कास्ट के स्टूडेंट है, वो इस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आए कि अरे हम तो इस बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, हम तो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, हमारे पापा जज थे, तुम्हारे पापा प्रोफेसर थे, तुम्हारे पापा पॉलिटिशियन है, तुम्हारे पापा IAS ऑफिसर हैं, तो हम इस रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारा ये क्लास है, हमारा ये कास्ट है। ये बच्चों में भी आपस में ये भावना है। तो वो जो सुपरियोरिटी इंफीरियोरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो बच्चों में खत्म होना चाहिए। और इसको खत्म कौन करेगा? देखिए, जो लोअर तबका है, जो मार्जिनल तबका है, वो कोशिश करता है एसिमिलेट होने की, लेकिन जो जो अपर कास्ट है, अगर वो उस सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जिएंगे तो हम और आप, वो दोनों तबका कैसे वो एक लेवल पे आ पाएगा? तो उसको एक लेवल पे आने की जरूरत है। अगर इस तरह की सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जब क्लास में रहती है तो बच्चे, जाहिर सी बात है कि अपने आप को लो फील करते हैं। अब किसी स्टूडेंट्स के साइनॉप्सिस को ध्यान से नहीं सुना जाता है, 5 लोग की कमिटी बैठती है तो उसमें स्टूडेंट्स को डांटा जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस स्लो हो जाता है। किसी का साइनॉप्सिस, क्योंकि वो सर्टेन कास्ट को बिलोंग करता है, तो उसका साइनॉप्सिस बार बार रिजेक्ट होता है। किसी के एमफिल वाइवा बार बार रिजेक्ट हो जाता है, किसी का क्या कहते हैं एमफिल सबमिट नहीं होता है, किसी का PhD सबमिट नहीं होता है, किसी का रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है। तो इस तरह का, क्योंकि वो एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मौजूद रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा मेंटली इफेक्ट होगा, मेंटली वो हैरेस फील करेगा और इस वजह से उसके मेंटल हेल्थ पे जरूर असर पड़ता है। क्योंकि आप एक एस्पिरेशन और एम्बिशंस लेके इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनते हैं और जैसा आप सोचते हो वैसा ये इंस्टीट्यूशन आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, तो आपका मेंटल हेल्थ जरूर इफेक्ट होता है।
तो मैं आपको रीजंस बता रही हूँ किस वजह से एक बच्चा अपने आप को लो फील करता है, उसका कॉन्फिडेंस क्यों लो होता है, और वो क्यों अपने आप को इक्वल फील नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको इक्वल फील नहीं कराया जाता है। तो ये हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मार्जिनल तबके से स्टूडेंट्स आए हैं उनको भी इक्वली स्पेस दिया जाए, उनकी भी बातों को इक्वली सुना जाए, उनके भी एमफिल पीएचडी टॉपिक्स को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए जितना सर्टेन कास्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और एक लैंग्वेज को कभी भी नॉलेज के बीच का बैरियर नहीं बनाना चाहिए। तो ये मेरा एक अपील है सारे यूनिवर्सिटीज से कि ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट हो रहा है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकाला जाए। तीन चीजें पूछना चाहता हूँ। स्टूडेंट जो स्टूडेंट यूनियन रहते हैं, उसके बाद अपर कास्ट मेल प्रोफेसर्स रहते हैं, और अपर कास्ट जो फीमेल एकेडमिक प्रोफेसर्स रहते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये तीनों एलिमेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में क्या रोल प्ले करते हैं एग्जैक्टली, वो बताइए आप। जी, तो मैं ये बता रही हूँ कि जैसे कि कास्ट ऐसा इंडिया में फैक्टर है, मैं अपनी रिसर्च के दौरान भी जब ये फाइंड आउट कर रही थी, जो कि पहले से तो काफी उसमें सुधार आया है, सोशल वेलफेयर मेजर्स की वजह से काफी लोग पढ़ गए हैं। तो ये जो क्लैश है ना, पहले क्लैश क्यों नहीं होता था, क्योंकि जो मार्जिनल तबका था वो आता ही नहीं था इस स्पेस में। तो ये एक सर्टेन कास्ट का स्पेस था, तो उसमें आपस में क्लैश बहुत कम होता था। अब क्या हो गया है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज आ गई हैं, सोशल वेलफेयर स्कॉलरशिप्स आ गया है, रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है, अवेयरनेस बहुत आया है सोसाइटी में। उस वजह से क्या हुआ है कि SC ST OBC जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में विजिबल होने लगे हैं। तो क्लैश तभी आता है जब हर क्लास के लोग आ जाते हैं और उनका एक जगह पे एसिमिलेशन नहीं हो पाता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो अपर कास्ट मेल और फीमेल प्रोफेसर्स हैं, तो वो जैसे फीमेल भी प्रोफेसर्स हैं, तो वो क्या होता है कि वो अपने कास्ट का सुपरियोरिटी है ना, उस चीज को वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो वो उस वजह से क्या होता है कि वो एक फीमेल इश्यूज को बाद में रखते हैं और कास्ट इश्यूज को पहले रखते हैं। उनके लिए कास्ट पहले हो जाता है और फीमेल बाद में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम अगर एक पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर फीमेल फर्स्ट, देन वी बिलोंग टू सर्टेन कम्युनिटी और सर्टेन रीजन और सर्टेन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो हम अगर जैसे कि मैं अपना प्रॉब्लम सबसे पहले विमेन काउंसिल को लेके गई, तो विमेन काउंसिल में जो मैम थी उन्होंने कहा शी डजंट हैव टाइम। मैंने खुल के उनको क्लियरली मेल नहीं किया था, मैंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स मुझे डिपार्टमेंट में हो रही जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मैं लो फील कर रही हूँ, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। बिकॉज बीइंग अ फीमेल मैं उनसे खुल के बात कह पाती अपनी। तो हमारी जो विमेन काउंसिल की जो हेड थी उन्होंने कहा कि शी डजंट हैव टाइम, तो यू कैन कांटेक्ट अदर प्रोफेसर। तो उस फीमेल काउंसिल की एक और प्रोफेसर हेड थी, मैंने उनको ईमेल किया कि क्या हम मिल सकते हैं, बिकॉज मैंने उस समय ये नहीं मेंशन किया, बस मैंने ये बोला था कि मैं लो फील कर रही हूँ और मुझे आपसे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, तो हम डिस्कस करना चाहते थे। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं रिसर्च काउंसिल को अपने प्रॉब्लम्स शेयर की, तो वहां पे भी जो हेड थी वो फीमेल ही थी। तो मैंने काफी 1.5-2 महीने वेट किया कि मैं उनसे मिलूं और एक फेस टू फेस जाके उनको अपनी प्रॉब्लम्स बोलूं। मैंने बहुत सारे ईमेल्स भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे मिल नहीं पाई। और तो ये दिखाता है ना कि आप एक सर्टेन कास्ट की जो लड़की आ रही है उसके प्रॉब्लम्स को वो सुन नहीं रहे हैं। तो वहां पे उनका जेंडर आइडेंटिटी बाद में हो जाता है, उनके लिए कास्ट आइडेंटिटी पहले हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि स्टूडेंट यूनियन का आपने जो बात बोला, तो देखिए स्टूडेंट यूनियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का और जो स्टूडेंट्स है उनके बीच का वो एक जोड़ने का एक कड़ी होता है। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट यूनियन है, जैसे कि हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम है उसमें
पॉलिटिकल पार्टीज में डोमिनेंस होता है एक पर्टिकुलर कास्ट का, तो वही स्टूडेंट यूनियन में भी कुछ कुछ स्टूडेंट यूनियन में देखता है कि डोमिनेंस होता है पर्टिकुलर कास्ट का। तो उस बिकॉज हम यहाँ पे वी ऑल आर स्टूडेंट फर्स्ट, देन वी आर then we are belong to a certain caste or region or some linguistic groups। तो उसमें हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट यूनियन में जो सर्टेन जो कुछ डोमिनेंट कास्ट है उसको डोमिनेट करते हैं। बट स्टूडेंट यूनियन का एक और भी फायदा ये है कि जैसे मैं जब डीयू में थी तो रिसर्चर्स के लिए स्टूडेंट यूनियन का कोई एसोसिएशन नहीं है। बट जैसे जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे स्टूडेंट यूनियन रिसर्चर्स के लिए भी है। तो वहां पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यूनियन को कह सकते हैं और यूनियन आपके मुद्दे को एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाएगी। बट जहाँ पे स्टूडेंट यूनियन नहीं होती है वहां पे बच्चे पूरे हेल्पलेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले कि जब स्टूडेंट यूनियन है वो सारी यूनिवर्सिटी में वेदर दे आर रिसर्चर और ग्रेड स्टूडेंट, तो उन सबके लिए स्टूडेंट यूनियन की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उन सबकी बात सुनी जानी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट यूनियन है वो कास्ट, क्लास और जेंडर और रीजनल उसमें जो डोमिनेंस हमें दिखता है वो डोमिनेंस हमें नहीं दिखना चाहिए। बिकॉज उस डोमिनेंस की वजह से जो कैंपसेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के जो इश्यूज आते हैं उसको और वो बढ़ावा देते हैं। जैसे कि कोई उनके मतलब का कास्ट का बच्चा नहीं है तो उसको वो सपोर्ट नहीं करते हैं, विच इज रॉन्ग। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट के तौर पे उनके इश्यूज को एड्रेस करो। आप वहां पे कास्ट, क्लास और जेंडर देखने के लिए नहीं आए हैं। तो वो एक स्टूडेंट यूनियंस इन अ वे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट भी करती है। और दूसरा ये है कि कहीं कहीं स्टूडेंट यूनियन इतनी इफेक्टिव है कि बच्चों की जो इश्यूज हैं उसको वो इफेक्टिवली एड्रेस भी करती है। बट हमें पॉजिटिवली इस चीज पे इस बात को खत्म करना चाहिए कि स्टूडेंट यूनियन है वहां पे भी सर्टेन कास्ट का, सर्टेन क्लास का डोमिनेंस ना होके स्टूडेंट्स का डोमिनेंस होना चाहिए। और एक आइडियोलॉजिकल उसमें आइडियोलॉजी बेस्ड होना चाहिए, सोशल आइडियोलॉजी पे सारे स्टूडेंट यूनियन बेस्ड होने चाहिए और उनको सबके मुद्दे उठाने चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई स्टूडेंट दलित कम्युनिटी का है, कोई स्टूडेंट ओबीसी कम्युनिटी का है, कोई स्टूडेंट बिहार का है, यूपी का है, या कोई महाराष्ट्र का है, या कोई बंगाल का है, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इश्यूज नहीं उठाए, वो एक स्टूडेंट के तौर पे उठाएं। दूसरा ये है कि अभी भी हम देखते हैं कि अभी मैंने आपको यूनियन गवर्नमेंट का डेटा दिया कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज में सीट्स हैं वहां पे रिजर्व सीट्स वैकेंट हैं। तो इससे ये हमें पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेसर्स हैं, जो एजुकेशन में लोग जुड़े हैं, वो एक सर्टेन कास्ट को बिलोंग करते हैं। रिजर्व कैटेगरी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कि भी नया जुड़ा है उसके लोग बहुत कम है। खासकर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग बहुत कम है। जब उनके लोग ही नहीं रहेंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ से होगा। जैसे कोई भी स्टूडेंट्स के इश्यूज आते हैं तो उसमें कमेटी होती है। मान लीजिए मैं ओबीसीयू में अपने इश्यूज को एक यूनिवर्सिटी में लेके जाती हूँ तो उसमें कमेटी बनता है, तो उसमें इस कमेटी में एक ओबीसी प्रोफेसर भी जरूर होना चाहिए। एक फीमेल हो तो एक फीमेल प्रोफेसर भी जरूर होनी चाहिए। बट ऐसा कमेटी बनता है जिसमें ना ही ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन होता है, ना ही एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन होता है, ना ही फीमेल का होता है। तो फिर उन कम्युनिटीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आप उसमें हर तबके के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो किस काम की कमेटी। तो तो मैं कह रही हूँ कि क्यों एक सर्टेन कास्ट डोमिनेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि रिजर्व कैटेगरी के लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ से होगा। तो सबसे पहले इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने भी यूनिवर्सिटीज से रिक्वेस्ट किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस चीज को रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी रिजर्व सीट्स हैं टीचर की उसको भरा जाए और उसमें नॉट फाउंड सुटेबल लगा के, ये नहीं कि किसी भी पोस्ट को रोक दिया जाए। तो उसमें सबसे पहले उन सीट्स को भरा जाए ताकि हर क्लास का, हर कास्ट के लोगों का, हर कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर रिप्रेजेंटेशन होगा, लोग अपने अपने कम्युनिटी की बात को रख सकते हैं। अगर सबका रिप्रेजेंटेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और जो ये गैप है कि एक सर्टेन कास्ट के लोग ज्यादा हैं, वो गैप फुलफिल हो पाएगा। जब गैप फुलफिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है फीमेल प्रोफेसर से, जो प्रोफेसर्स ये
मेंटालिटी लेके आते हैं कि वो सर्टेन कास्ट को बिलोंग करते हैं, और जो स्टूडेंट्स भी हैं उन सारे मेंटालिटी को छोड़ के जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने सीट्स एडवर्टाइज करती है, उन सारी सीट्स को भरा जाए और सारी कम्युनिटी के लोगों का, सारे रिजर्व कैटेगरीज के सीटों को का रिप्रेजेंटेशन हो और जस्टिस उनको समय पे मिल पाए। उनको इसलिए उनके रिक्रूटमेंट को नहीं रोका जाए क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और इस क्षेत्र में एनसीबीसी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैंने उनके कुछ हियरिंग्स भी अटेंड किए हैं जिसमें उन्होंने ये चीज पूछा है कि अगर आपने ओबीसी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है तो आपने क्यों नहीं ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे रिक्रूट किया है। तो हम ये देख रहे हैं कि कमीशंस जो हैं, और खासकर एनसीबीसी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एनसीबीसी के साथ है तो मैं इसी पे अपनी बात रख पाऊंगी, तो वो इफेक्टिवली हियरिंग कंडक्ट करा रही है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वो पूछ रही है कॉन्टिन्यूअसली कि अगर कोई ओबीसी की सीट्स एडवर्टाइज हुई है तो उस पे ओबीसी स्टूडेंट्स को ही भरा जाए, उसको यूआर से भर के उस सीट को फुलफिल नहीं किया जाए। और इस पे ओबीसी कमीशन ने इस चीज पे भी हालचाल लिया है। जैसे बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपको ये जान के हैरानी होगी, मुझे नहीं पता है कि आपको ये बात पता है कि नहीं, और बहुत सारे आपके ऑडियंसेस को ये बात पता नहीं होगा शायद, कि अभी भी बीएचयू में ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स नहीं है, मतलब वहां के हॉस्टल्स में ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। डीयू में ये प्रोविजन आ चुका है, लेकिन उनके लिए यूजीसी ने फंड भी जाहिर किया है, लेकिन उनके लिए अभी भी हॉस्टल्स डेडिकेट नहीं हुए हैं ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज हैं देश के। तो एनसीबीसी ने इन लोगों से सवाल भी पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की मशीनरीज है इस चीज में, वो इफेक्टिवली यूनिवर्सिटीज से इस चीज को कॉन्स्टेंटली पूछ रही है, और पूछने से क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी यूनिवर्सिटीज की भी बन जाती है। और मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी जल्दी ही इस क्षेत्र में कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेगी, ताकि हम जैसे स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल्स के लिए, एडमिशन के लिए, अपने एमफिल के लिए, अपने पीएचडी के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। अब आपने जो भी चीजें बताई थोड़ी शॉक देने वाली थी कि किसी को अपनी कास्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन जेंडर इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद अभी जो आपने हॉस्टल्स के बारे में बताया, और एक अच्छा लगा सुन के कि नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस हाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा ऑप्टिमिज्म आया दिमाग में, ये अच्छी बात। जी। और इससे एक मतलब आखिर के दो सवाल है। एक सवाल ये है कि सोशल मीडिया का वक्त है, तो वो कैसे हेल्प कर रहा है मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स को अपनी बातें बताने के लिए। अभी भी सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बहुत चाहिए, लोग बातें सुनने के लिए, वो बात अलग है उसमें, लेकिन तभी भी इसका एक आंसर दीजिए आप। और दूसरी बात यह है कि हमारा मतलब आपको क्या सवाल है, लोगों को कुछ पूछने का आखिरी कुछ सवाल जो वो दिमाग में उनके जाए और वो सोचे अपने, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करे, ऐसा कुछ सवाल है? ये दो सवाल पूछ के मैं इंटरव्यू खत्म कर दूं। जी, तो सबसे पहले मैं रोहित आपको ये बता देना चाहती हूँ, और वामन मैटर्स के जो भी ऑडियंस है, कि जो भी यंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मोस्टली अपील और मोस्टली जो मैसेज है वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी से ही है कि सबसे पहले हमें इस निराशा के दौर में, और कह सकते हैं कि एक ऑप्टिमिज्म लाना बहुत जरूरी है, और हमें होप नहीं खोना है कि ये कंट्री में हमारे लिए कुछ होता ही नहीं है। हमें इस होप के साथ रहना है कि हम इसी कंट्री में पैदा हुए हैं, अगर हमारे साथ प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्यूशन इसी कंट्री में निकालना है। तो सबसे पहले हमें उसका पार्ट बनना है कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने का पार्ट नहीं बनना है। और जो मार्जिनल कम्युनिटी है वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने का पार्ट रही है, हमारा इतिहास रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर भी मार्जिनल कम्युनिटी से आते हैं, तो उन्होंने प्रॉब्लम्स बताए भी, और उन्होंने सोसाइटी को और पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसकी वजह से हम सब लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमें बाबा साहब से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है कि हमें प्रॉब्लम बताने के साथ साथ उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी अप्रोच जरूर रखना चाहिए सारे मार्जिनल स्टूडेंट्स में। और बाबा साहब के साथ साथ ज्योतिराव
फुले भी हैं, सावित्रीबाई फुले, जो विमेन कम्युनिटी के लिए, हमारे हम सब जो मार्जिनल विमेन हैं और ओवरऑल सारी विमेन के लिए, बिकॉज शी वाज द फर्स्ट लेडी टीचर। तो शी वाज नॉट जस्ट इंस्पिरेशन फॉर मार्जिनल स्टूडेंट्स और मार्जिनल विमेन स्टूडेंट्स, वो सारी फीमेल के लिए एक इंस्पिरेशन है कि वो 200 साल पहले जब वो सॉल्यूशन निकाल सकती हैं हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, तो आज के दौर पे जहाँ पे सोशल मीडिया है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे माध्यम है जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं, तो इस दौर में हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मार्जिनल स्टूडेंट्स हैं वो इस उम्मीद के साथ इस कंट्री में रहें कि हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर निकल सकता है और हमें उसके लिए इफेक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे। तो आपने बात पूछा था सोशल मीडिया पे, तो हाँ, ये जरूर मैं इस चीज से अग्री करूंगी कि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। लेकिन जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सुने हैं कि किसी स्टूडेंट का स्टोरी वायरल हो गया और उसको इफेक्टिवली उसमें गवर्नमेंट भी इंटरवेन करती है कि स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली सॉल्व करो। तो वो चीज मैं देख रही हूँ कि अगर स्टोरी, अगर आपने सोशल मीडिया पे, आपने आर्टिकल के तौर पे, आपने वीडियो के तौर पे, आपने ट्विटर के तौर से के माध्यम से अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हो, तो वो स्टोरी आपकी सुनी जाती है और आप जैसे जैसे कि मार्जिनल जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने एक अपनी प्रॉब्लम्स अभी रिसेंट आर्टिकल में अपने प्रॉब्लम्स लिखा और उसके सॉल्यूशंस भी बताए, तो मुझे बहुत सारे लोगों का इंक्लूडिंग एनसीबीसी का भी सपोर्ट आया कि आपने अच्छा किया कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, ताकि मार्जिनल कम्युनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिला। तो जो मार्जिनल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर शेयर कीजिए। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े पोर्टल्स हैं, पेज हैं, उनके साथ आप जरूर मैसेज कीजिए, ईमेल्स कीजिए कि वो आपकी स्टोरी डालें, आपके बारे में सुने, आपके प्रॉब्लम्स को सुने। तो सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन हम अगर पॉजिटिव साइड देखेंगे तो मैं ये देखती हूँ कि मार्जिनल, बहुत सारे मार्जिनल स्टूडेंट्स का आवाज बना है सोशल मीडिया और उनके प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व किया गया है और गवर्नमेंट जो मशीनरीज हैं उस उनके तक अगर ये बात पहुंची है तो गवर्नमेंट ने भी उसमें इमीडिएट एक्शन लिया है। तो सोशल मीडिया, मैं चाहती हूँ कि जो मार्जिनल स्टूडेंट हैं उसको वे वो एक बून की तरह यूज करें, कि वो हमारे लिए एक वरदान है और उसको हम अच्छे से इफेक्टिवली इस्तेमाल करें। और जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, मैं उन सारे जो मार्जिनल स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाते हैं और जो, तो उन सारे प्लेटफॉर्म्स को भी अवेयर रहना चाहिए कि अगर ऐसा कोई इशू आता है तो विदाउट एनी बायसनेस उन सारे स्टोरीज को पब्लिश किया जाए, उन सारे प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के ध्यान में लाया जाए, उन सारे प्रॉब्लम्स को इंस्टीट्यूशंस के ध्यान में लाया जाए और समाज के बीच में एक मैसेज दिया जाए कि ऐसा, सबसे पहली बात है कि ऐसा प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, अगर हो भी रहा है तो उसका निवारण कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। वो बड़े बड़े जो पोर्टल्स हैं उन सारे पोर्टल्स को भी छोटी छोटी स्टोरीज को पब्लिश करना चाहिए। बाकी सोशल मीडिया पे निगेटिविटी भी बहुत है, बहुत सारे मार्जिनल स्टूडेंट्स के लिए निगेटिविटी भी फैलाई जा रही है, एंटी रिजर्वेशन बातें कही जा रही है, लेकिन मार्जिनल स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए और इन सारे डिबेट्स में ना पड़ के उन्हें अपना लक्ष्य देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है सोशल जस्टिस का, हमारा लक्ष्य है कि हमारी कम्युनिटी से बहुत सारे लोग आके पढ़ें और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू हम कैसे सोशल जस्टिस ले सकते हैं, हमारा मेन यही है। तो जो भी मार्जिनल स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज करके और एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ा के, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ा के, सपोर्ट बढ़ा के एक दूसरे को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आज आपने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप हमारे माध्यम पे आके बोले, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, हम लोग एक दूसरे के साथ अपने बातें एक्सचेंज कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को पहुंचा सकते हैं। ताकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी स्टोरी सुन के और मेरे एक्सपीरियंसेस सुन के अगर 2 बच्चे भी इंस्पायर होते हैं
और वो एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं उठाते हैं और वो ऑप्टिमिस्टिक वे में अपनी लाइफ जीते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और वामन मैटर प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। थैंक यू सो मच, आपने आपकी इंटरव्यू दिया, आपने आपका बहुत इम्पोर्टेंट वक्त दिया। और मैं इंटरव्यू को अगर समअप करना है तो ऐसे करना चाहूंगा कि एक ही वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो थैंक यू सो मच जी, फॉर स्पीकिंग विद वामन मैटर्स, एंड थैंक यू पीपल फॉर वाचिंग द इंटरव्यू। थैंक यू टू ऑल्सो कि आप हम जैसे स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और फ्यूचर में भी हम जैसे मार्जिनल स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म देते रहिए ताकि वो अपनी स्टोरीज और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालें, ताकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं बच्चों के साथ, वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि इसका कंप्लीट एलिमिनेशन होना चाहिए। और हम अपनी मीटिंग को इसी नोट पे समाप्त करेंगे कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर होना चाहिए, जो कास्ट है उसका एनहिलेशन हो, और अफर्मेटिव एक्शंस के साथ हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। थैंक यू।